हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल का पर्पस रियल एस्टेट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन या रियल एस्टेट से जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को डिस्कस करना है। तो अगर आपको कोई क्वेरी है हमारे रियल एस्टेट के सब्जेक्ट को लेके, या अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और अगर आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई अगर आपके माइंड में क्वेरी है, वो इन्वेस्टमेंट आप आज करना चाहते हैं, 6 महीने बाद करना चाहते हैं या साल भर के बाद करना चाहते हैं, वेदर यू आर स्टेइंग इन इंडिया एज अ रेजिडेंट इंडियन और यू आर स्टेइंग ओवरसीज एज एन एनआरआई, इट डज नॉट मैटर। अगर आपके पास कुछ क्वेरी है, यू मे काइंडली पोस्ट दैट इन द कमेंट, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन इट एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको हमारे चैनल में रियल एस्टेट से जुड़ी हुई चीज़ों से ही इंफॉर्मेशन आपके के पास आती रहेगी। आज हम एक छोटी सी लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस की शुरुआत जहाँ से होती है। हम लोगों ने कई बार सुना है कि लोग आपस में एक रीसेल ट्रांजैक्शन करते हैं। रीसेल मतलब एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी विच इज बीइंग ओन्ड बाय अ पर्सन एक्स व्हेन ही ट्राइज डायरेक्टली टू सेल इट टू पर्सन वाई, एंड इनके बीच में कोई मीडिएटर हो सकता है। चैनल पार्टनर एक भी हो सकता है या दोनों बायर एंड सेलर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चैनल पार्टनर्स हो सकते हैं। अब एज पर नॉर्म्स, अगर हम सरकार के नियम के हिसाब से देखें तो आइडली दे बोथ द बायर्स एंड द सेलर वो अपना एक टर्म्स ऑफ पेमेंट डिसाइड करते हैं। द सेलर विल बी ऑफ कोर्स रिलिंक्विशिंग हिज राइट्स ऑन द प्रॉपर्टी, चाहे वो प्लॉट हो, अपार्टमेंट हो, विला हो, कुछ भी हो, वो अपनी प्रॉपर्टी से अपनी राइट्स को विड्रॉ करेंगे और जो बायर है वो जो गिवन पेमेंट टर्म्स है उनको एग्री करके एक एग्रीमेंट टू सेल, जिसको कई बार हम लोग ATS कहते हैं, वो ATS पे अपना एग्रीमेंट को साइन करते हैं। कई बार लोग इस ATS को रजिस्टर नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से आपको ATS डेफिनेटली रजिस्टर करना चाहिए। इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें कि जो बायर है उन्होंने एग्रीड टर्म्स में आपको पेमेंट कर दी, और जो भी टर्म्स आपने पहले एग्री किए थे, पेमेंट आपने रिसीव कर ली एज अ सेलर, और आपने अपनी प्रॉपर्टी को इवेंचुअली उनके पास हैंडओवर कर दी है। अब हैंडओवर के प्रोसेस, हैंडओवर में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम अपने आप को लिमिट करेंगे ATS एंड ATS की लीगल सैंक्टिटी एंड ATS की रजिस्ट्री होनी चाहिए कि नहीं। अब मान लेते हैं ये तो एक नॉर्मल केस है जो कि बहुत ही इजीली एग्जीक्यूट हो गया, तो बायर एंड सेलर बोथ ऑफ देम आर हैप्पी एंड एवरीथिंग एंड्स, एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल। इसके विपरीत अब मान लेते हैं कि जो सेलर है वो तो अपनी प्रॉपर्टी देने को तैयार है, और बायर जो है वो जो एग्री टर्म्स उसने डिसाइड किए हैं सेलर के साथ उसमें डिफॉल्ट करता है। अब अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो सेलर के पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर तो सेलर और इफ द बायर एंड द सेलर दे हैव नॉट रजिस्टर्ड द ATS, तो क्या होता है, वो एक है तो कोर्ट के स्टैंप पेपर में काम, बट आपने कोर्ट में उसको नोटिफाई नहीं किया, तो उसकी लीगल स्टैंडिंग थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप इसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में रजिस्टर करवाते हैं, सो इट बिकम्स अ सॉलिड डॉक्यूमेंट। अगर कल को बायर किसी भी टर्म से डिसएग्री करता है तो वो सेलर को बांध नहीं सकता उस प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट क्रिएट करवाने में, राइट? एक तो जो बायर है वो पेमेंट नहीं कर रहा आपको टाइम पे, जो आपने एग्रीमेंट ATS में डिटेल्स मेंशन की हुई है, और इधर से वो सेलर को डिस्करेज कर रहा है कि आप ये प्रॉपर्टी किसी और को नहीं बेच सकते जी, क्योंकि मैंने आपके साथ ATS किया हुआ है। अब ये बहुत ही रेगुलर चीज है दोस्तों, लेकिन जो इंसान इस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है ना, जरा आप उनसे पूछिए उनके साथ क्या, उनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्पेशली अगर वो इंसान कोई कॉर्पोरेट में काम करता है, वो वैसे ही परेशान हो जाएगा कि अगेन ही विल हैव टू गेट इनटू सम लीगैलिटीज, टाइम उनके पास वैसे ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप शुरुआत से ही कुछ काम ऐसे करके चलें, अपने हाथ पकड़ करके चलें, ताकि कल को इन केस इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आपके पास लीगल रेमेडी, इन केस इफ यू गेट स्टक विद समथिंग which has a legal implication, आप उसका एक रेमेडियल सोल्यूशन ले सकें। अब अगर आपकी एग्रीमेंट या ATS अगर आपकी रजिस्टर्ड होती और अगर बायर आपके पेमेंट टर्म्स फॉलो नहीं कर रहे होते, तो आप कोर्ट में जाके या अपने किसी ट्रस्टेड लॉयर के थ्रू से आप उस ATS को सबसे पहले कैंसिल करवाइए, उसको नल एंड वॉइड करवाइए। उसके बाद आप किसी ट्रांजैक्शन पे एंटर करना। ये नहीं कि आपने एज अ ओनर आपको लगा जी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है और बायर जो है वो मेरे को एग्री टर्म्स में पे नहीं कर रहा, तो आपने इधर से उठा के दूसरी ट्रांजैक्शन कर दी। लोग ये भी कर रहे हैं, उसकी भी एक खामियाजा है, नहीं करना चाहिए। पहले आपको, क्योंकि आपने एक लीगल एग्रीमेंट किया हुआ है,
ATS इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, तो आप अपने लॉयर के पास जाके उसको नोटिस भिजवाइए, अपने ATS को कैंसिल करवाइए, और उसके बाद आइडली अगर 30 डेज का टाइम दे सकें इट इज गुड, और अगर नहीं भी है आप देन यू कैन डू अ ट्रांजैक्शन, अपने बैक टू बैक ट्रांजैक्शन करवा के आप अपनी एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी, इस केस में क्या है कि अगर आपकी ATS रजिस्टर्ड है, तो जो डिफॉल्टर है, मतलब जो नया बायर है, जो डिफॉल्ट, somebody who's defaulting on the payment terms, the court or the law, you are on the right side of the law and the existing buyer is on the wrong side of the law, right? तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखिए। ATS वैसे तो एक नॉर्मल सा लीगल डॉक्यूमेंट आपको लगता है, बट इट हैज अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। आपकी एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट क्रिएट किया जा सकता है। सो जो आज हमने डिस्कस किया उसका मोटा मोटा पॉइंट जो है वो ये है, जब आप whenever a buyer and a seller, whenever they get into an agreement, so the first document that they sign is an ATS. ATS में सारे पेमेंट टर्म्स दी होती हैं जो आपने एज अ एग्जिस्टिंग ओनर जो आपने पेमेंट्स रिसीव की होंगी, और जिन पेमेंट टर्म्स को आपने डॉक्यूमेंट किया है अपने ATS में या अपने डॉक्यूमेंट में, वो सारे पेमेंट टर्म्स को आपने ATS के शेप में कंक्लूड करना है। अपने लॉयर को आप रिक्वेस्ट कीजिए कि जी इस डॉक्यूमेंट को आपने कोर्ट में रजिस्टर्ड ATS करवाना है। आपने रजिस्टर्ड ATS किए, अगर आपका बायर एक इफ ही इज अ राइट पर्सन विद द राइट इंटेंशन, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ ही टर्न्स आउट टू बी समबडी हु इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट दिस डॉक्यूमेंट, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है कोर्ट में, तो आपको एक एडिशनल सेफ्टी है। उसके बावजूद भी आपने अपने लॉयर से, अगर आपको पेमेंट्स नहीं मिलती, आप कोर्ट में जाइए, जो प्रोस्पेक्टिव बायर है उसको आप लीगल नोटिस भेजिए और अपने ATS को नल एंड वॉइड कीजिए, एंड देन यू कैन डू अ ट्रांजैक्शन। और दोस्तों आप ये प्लीज ध्यान रखिए, रियल एस्टेट एज अ इंडस्ट्री बाय 2030 इट इज गोइंग टू बी अ $1 trillion सेक्टर इन इटसेल्फ। तो ट्रांजैक्शन दिन रात जबरदस्त तरीके से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने कई बार इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन इकोनॉमी लुक्स वेरी फॉर्मिडेबल, सॉलिड फाउंडेशंस पे ग्रो कर रही हैं। तो ये मार्केट में करेक्शंस आ सकती हैं, बट मार्केट में कोई बर्स्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। करेक्शन देखिए ऐसा है, कोई भी ग्राफ इट नेवर गोज अप ऑल द टाइम, देयर विल बी करेक्शंस, बट वो माइनर करेक्शंस आती रहेंगी। ग्लोबल सिचुएशंस आप देख रहे हैं, एट टाइम्स कभी रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर है, कभी हमास इजराइल के बीच में वॉर है, छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी। इनका इम्प्लीकेशन है तो सही, इट इज इम्पैक्टिंग आवर एक्सपोर्ट्स, बट एट द सेम टाइम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल द सऊदी प्रिंस, he is planning to invest almost $5 billion in IPL। अब उससे क्या बनेगा जी, उससे अच्छे स्टेडियम्स बनेंगे, बहुत चीजें होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी कहीं ना कहीं, या जिन एरियाज में नए स्टेडियम्स बनेंगे उन एरियाज में रियल एस्टेट में इम्पैक्ट आएगा ही, है कि नहीं। दिस आर बेसिक लॉजिकल स्टफ। तो हम यही चीजें डिस्कस करते हैं, और अगर आपका कोई इंटरेस्ट बनता है रियल एस्टेट से रिलेटेड, आप हमें पूछ सकते हैं, और जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट को लेके, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद आवर सजेशंस। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप क्लिक कीजिए, ताकि हम जो भी अगला वीडियो बनाएं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन आप तक या वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, एंड आप अपने आप को जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, अगर आपके किसी बेनिफिट का है, वो विल बी वेरी हैप्पी। या अगर आप कोई अपनी रिक्वायरमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसपे आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक वीडियो बना के पोस्ट करें, we will also be very keen to do the same for you, right? Thank you very much, and hope to see you soon again.